नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक चैप्टर हम चीजें कैसे बनाते हैं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट, केवीएस, यूपीटेट व अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज की प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां पर जाकर उनको आसानी से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पीतल जो एक मिश्र धातु है उसके संगठन क्या क्या होते हैं बताइए। तो पीतल किस किस से मिलकर बना होता है ये उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन है तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। तांबा यानी कि कॉपर, जस्ता यानी कि जिंक से मिलकर बना होता है पीतल। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है तांबा और टिन, ये होता है कांसा। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़िए। कांसे का प्रयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में होता है। अब देखिए इसमें चार चीजें दी हुई हैं। पहली है बर्तन, तोप, मूर्तियां और प्रेशर कुकर। जो कांसा होता है एक मजबूत धातु होती है, तो उसके बर्तन बनते हैं और तोप बनती है और मूर्तियां बनती हैं। तो ए बी सी इसमें सही होंगे। तो और ए बी सी दिए हुए हैं आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रेशर कुकर जो है वो कांसे का नहीं बनता है। प्रेशर कुकर आपने देखे होंगे एल्युमिनियम के बनते हैं, ज़्यादातर आपने देखे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षक कक्षा में छात्रों को अम्ल के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो अम्ल की क्या क्या विशेषता बताएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो एसिड है यानी कि अम्ल, उसके बारे में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो अम्ल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या विशेषता होती है, उसके बारे में क्या क्या बताएंगे शिक्षक। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। तीन इसमें विशेषता दी हुई है, तो वो हमें बतानी है कि ये सही है या गलत है। इसका स्वाद खट्टा होता है, ये बिल्कुल सही है। जो अम्ल यानी कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है उसका टेस्ट। जैसे नींबू है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, वो खट्टा होता है। ठीक है, नींबू है, मौसमी है, संतरा है, इसमें सब सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सारे खट्टे होते हैं। दही भी खट्टी होती है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो एसिड है यानी कि अम्ल है, उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो पहला वाला जो कथन है इसमें सही होगा। ये छूने में चिकने होते हैं, ये गलत है। जो छूने में चिकने होते हैं वो क्षार होते हैं, क्षार या बेस या एल्कलाइन। ठीक है, छूने में चिकने होते हैं। क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस या एल्कलाइन। ठीक है, वो अगर उन्हें छुएंगे तो वो आपको चिकने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि साबुन, साबुन जो है वो एक बेस है, क्षार है या एल्कलाइन है। अगर उसको आप साबुन को छुएंगे तो आपको चिकना लगेगा वो। ठीक है, तो वो आपका क्षार होगा। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी दी हुई है छूने में चिकने होते हैं, क्षार की है ना कि अम्ल की, यानी कि बेस की है ना कि एसिड की। और तीसरी प्रॉपर्टी दी हुई है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये सही है। जितने भी एसिड होते हैं यानी कि अम्ल होते हैं, उनकी जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और क्षार का, बेस का या एल्कलाइन, तीनों एक ही बात है। क्षार, बेस या एल्कलाइन, उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। और जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, ना तो वो क्षार होगा ना ही अम्ल होगा, ना तो एसिड होगा ना ही बेस होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके कथन ए हैं और सी हैं वो सही होंगे, और ए और सी दिया हुआ है आपके ऑप्शन 2 में, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसमें आपके कुछ एसिड के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने पदार्थ का नाम दिए हैं जिनमें ये एसिड पाए जाते हैं। अब पहला वाला जो एसिड है वो लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध और दही में। ठीक है, और दूसरा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और है तीसरा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपका नींबू में, संतरा में, मौसमी में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। ये छूने में चिकना होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करता है। मोहन द्वारा किस पदार्थ के गुण को बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस, और ऑप्शन 3 में एसिड और बेस दोनों, और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छूने में चिकना होता है वो क्षार होता है, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, और लिटमस जो पेपर होता है उसको लाल रंग से नीला कर देता है। जो क्षार है, बेस है या एल्कलाइन, तीनों एक ही बात है। लिटमस जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसके उल्टा जो अम्ल है यानी कि एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिटमस पेपर से भी हम एसिड या बेस का पता लगाते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे तो वो होगा क्षार, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो होगा अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बताई गई है ऊपर वो क्षार की है यानी कि बेस की है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, उन पर हम विचार करते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था व आकार में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब किसी भी पदार्थ की अवस्था
या आकार में परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बनना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। पानी से वाष्प बनना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की क्वालिटी ये होती है कि वापस से जिस अवस्था से परिवर्तित हुआ है फिर से उसी अवस्था में वो आ सकता है। ठीक है, यह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। तो आपका पहला वाला कथन इसमें सही है। रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यह भी सही बात है। रासायनिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का बन जाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे गन्ने के रस से सिरके का बनना, ठीक है, नई चीज बन गई। दूध से दही का बनना, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है उसके रासायनिक परिवर्तन के। तो किसी नए पदार्थ का बन जाना कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों ही कथन यहां पर सही है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कुछ क्रियाएं हैं, उनमें से किसका संबंध भौतिक परिवर्तन से है। अब देखिए 3 क्रियाएं दी हुई हैं, उनमें हमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन किसमें होता है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि जिसमें आकार या अवस्था में परिवर्तन हो जाए, पदार्थ के आकार या अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। साथ ही किसी नए पदार्थ का बन जाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी पहले जाना था। तो देखिए इसमें पहला वाला जो कथन है बल्ब का जलना, तो बल्ब के जलने में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। लोहे पर जंग लगना, अब लोहे से जंग लग के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा, ये भौतिक परिवर्तन में नहीं आएगा। अब यह है शीशे का पिघलना। ठीक है, अब शीशे पहले था ठोस अवस्था में, उसको गर्म करके पिघला दिया और द्रवावस्था में परिवर्तन कर दिया। तो जो अवस्था में परिवर्तन जो कहलाता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब पिघले हुए शीशे को हम वापस से ठोस अवस्था में ला सकते हैं, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया था, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं और वह पदार्थ उसी वापस अवस्था में फिर से आ जाए। ठीक है, जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से फिर पानी बन सकता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाया। इसी प्रकार से शीशे से पिघल के द्रव अवस्था में चला गया और द्रव अवस्था को ठंडा कर ले तो फिर से शीशा ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन आपका कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके ए और सी, ठीक है, दोनों सही होंगे। ए और सी आपके ऑप्शन 3 में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को बताती हैं। ठीक है, अभी हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना था, अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन की 3 क्रियाएं दी हुई हैं, उनको हमें समझना है। देखो, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। क्यों? क्योंकि जो मोम आपका जल के वो उड़ जाता है वेपर में। ठीक है, अब जो उड़ गया उससे वापस आप मोम बना सकते हो या वापस मोमबत्ती बना सकते हो? जी नहीं। ठीक है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। मोमबत्ती का जलना अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि किसी मोम को लेके बर्तन में लेके उसको पिघला दें तो वो आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। किसी मोम बर्तन में अगर मोम को ले लें और उसको पिघला लें, द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लें, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस पिघले हुए मोम से फिर से मोमबत्ती बना सकते हो और उस मोम को फिर से पिघला सकते हो, तो एक दूसरे में अवस्था में परिवर्तन आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका होगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, जलने के बाद वो वाष्प में उड़ जाती है। ठीक है, आप फिर से उससे मोमबत्ती नहीं बना सकते, ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो इस हिसाब से आपका कथन ए सही होगा। लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अब लोहे से जो जंग लग गया वो एक नया पदार्थ बन गया, उससे आप दोबारा से लोहा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, इसलिए लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब कागज का फटना। अब कागज को अगर फाड़ दें आप तो कागज ही रहेगा, उसको आप जितनी बार फाड़ लीजिए, चाहे उसके कितने भी टुकड़े कर लीजिए, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके कथन ए और बी सही होंगे और ए और बी आपके पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं और यहाँ पर पूछा था उन्होंने रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन आपके मोमबत्ती का जलना और लोहे पर जंग लगना होगा। इस हिसाब से आपका कथन पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़िए। राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक जगह कुछ जंग लगे लोहे के सामान पड़े हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसके पिता ने उत्तर दिया, यसद लेपन करना चाहिए। आपको बताना है कि यसद लेपन किस किस के द्वारा होता है। देखो, यसद लेपन को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं या गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो अब देखिए वह क्या होता है, यह वह प्रक्रिया होती है जिससे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक पदार्थ का लेप कर देते हैं लोहे के ऊपर, तो फिर जंग नहीं लगता है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा पदार्थ है जिसका हम लेप करें तो लोहे पर जंग ना लगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही होगा, जिंक का लेप। लोहे पर जिंक का लेप करना कहलाता है
गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। देखो कहीं कहीं आपके जिंक और क्रोमियम दोनों दिए होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम और जिंक दोनों का लेप किया जा सकता है, लेकिन जिंक के लेप को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। उसका मैं फोटो साइड में लगा देता हूँ, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आगे चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। ठीक है, रसायन की भाषा में उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले साधारण नमक, जो घरेलू नमक होता है, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये मैंने जानबूझकर ऐसे ही जैसे सुमेलित थे वैसे ही इनको रखा हुआ है। आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे बढ़िए। मोहन गेहूं के मौसम में देखता है कि हवा के द्वारा अनाज व भूसे को भिन्न भिन्न किया जा सकता है। बताइए कि ठोस अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की कौन सी विधियां अपनाई जा रही हैं। तो इसमें सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें तो गेहूं को भूसे से अलग करने की विधि, ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसे निष्पावन कहते हैं। ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। और ग्रामीण भाषा में इसको ओसाना या बरसाना कहते हैं। ठीक है, अनाज को हम ऊपर से गिराएंगे तो हवा के सहारे जो भूसा है उससे अलग हो जाएगा और गेहूं अलग हो जाएगा, यानी कि अनाज अलग हो जाएगा। इसको हम निष्पावन कहते हैं या ग्रामीण भाषा में कहते हैं इसको ओसाना या बरसाना। ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण यानी कि अलग अलग करना की विधियों में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। तो देखिए पनीर जो है वो दूध, फटे हुए दूध से किसके द्वारा छाना जाता है, तो वो निस्संदन कहते हैं। छानने को निस्संदन कहते हैं। पहला ही वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। किसी भी चीज को छानने को निस्संदन कहते हैं। चलो आगे बढ़िए। प्रवाजी आसवन के द्वारा द्रव एवं अवयवों के किस मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 तरह के मिश्रण दिए हुए हैं, तेल से मोम, तेल से पेट्रोल, तेल से ग्रीस। अब सबसे पहले हम प्रभाजी आसवन को समझ लेते हैं। प्रभाजी आसवन को हम इस चित्र की मदद से समझेंगे। इस चित्र में आप देखिए इसमें एक बर्तन है। इस बर्तन में हमने वो मिश्रण ले लिया है जिससे हमें अवयवों को अलग अलग करना है। ठीक है, अब इसको हम इस बर्तन को या इसमें जो भी द्रव दिया, कोई भी मिश्रण दिया हुआ है, उसको इस लैंप की मदद से इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने से क्या होगा, इस मिश्रण में जितने भी पदार्थ हैं इसमें जो जिसका क्वथनांक कम होगा, जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक का अर्थ होता है जिस बिंदु पर वह द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो पहले यहाँ से वाष्पित होकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर इस नली से होता हुआ और यहाँ पर इस नली को हमने पानी से ठंडा किया हुआ है और फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर हमने इस बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसका क्वथनांक कम होगा पहले, यानी कि जो कम ताप पर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा वो पहले वाष्पित होकर यानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के इस नली से होता हुआ इस बर्तन में हमने ले लिया। उसके बाद उससे ज़्यादा वाला क्वथनांक जिसका बिंदु होगा, ठीक है, वो फिर द्रव यहाँ से वाष्प में परिवर्तित होकर फिर इस नली से आएगा, उसको हम अलग बर्तन में ले लेंगे। ठीक है, इस विधि को कहते हैं प्रभाजी आसवन। इस तरह से हम एक द्रव के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अवयवों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह विधि कहलाती है प्रभाजी आसवन। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तेल से मोम, तेल से पेट्रोल, तेल से ग्रीस। ठीक है, इन सभी जो मिश्रण जो दिए हैं इनको हम प्रभाजी आसवन की मदद से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ABC तीनों सही होंगे, तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। तो आज बस इतना ही। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा छोटा रहा। इसका कारण यह है कि आजकल थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है। ठीक है, तो आपके लिए जो मटेरियल है वो पूरा तैयार नहीं कर पाया। ठीक, क्योंकि आपकी जो 15 या 20 मिनट की क्लास होती है उसके लिए मुझे 2-3 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा वक्त कम मिला। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक विस्तृत वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।